हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पॉलिटी के 40 क्वेश्चंस करेंगे। तो ये एक प्रैक्टिस सेट है, तो आप बताइएगा कि आपने इन क्वेश्चंस में कितना स्कोर किया है। इसमें हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। जब ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाए तो आप हमें बताइएगा कि आपका कितना स्कोर ठीक हुआ है। तो आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का उद्देश्य क्या है। तो बताइए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का क्या उद्देश्य था। ऑप्शन ए, स्थानीय सरकारों को शक्ति देना, या ऑप्शन बी, द्वैध शासन स्थापित करना, या ऑप्शन सी, प्रांतीय शासन में वृद्धि, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का उद्देश्य था द्वैध शासन स्थापित करना। ठीक है, तो क्या था इसका उद्देश्य, द्वैध शासन स्थापित करना। 1919 के अधिनियम में प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित कर दिया, हस्तांतरित व आरक्षित। इनका क्रियान्वयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है तथा इसके माध्यम से द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो 1919 के अधिनियम में प्रांतीय विषयों को कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित कर दिया, हस्तांतरित व आरक्षित। और इनका क्रियान्वयन कौन करता था, तो इनका क्रियान्वयन राज्यपाल द्वारा किया जाता था और इसके माध्यम से द्वैध शासन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का पहला कदम कौन सा था। तो बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का पहला कदम इनमें से कौन सा था। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा था। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का पहला कदम विनियम अधिनियम 1773 था। देखिए यहाँ पर ये विनियम है, तो ये इसका विनियम अधिनियम 1773 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 एफडीआई पर आधारित था। तो बताइए इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए, महासंघ और संसद प्रणाली का सिद्धांत, या ऑप्शन बी, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के उत्तराधिकारी का सिद्धांत, या ऑप्शन सी, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक संविधान सभा विचार की स्वीकृति। तो इसका, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्रिटिश प्रांतों के उत्तराधिकारी का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1946 के अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने विदेश मंत्रालय तथा राष्ट्रमंडल से संबंधित मंत्रालय अपने पास रखा, या ऑप्शन बी, डॉक्टर जॉन मथाई के पास उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय था, या ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे, या ऑप्शन डी, लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। तो बताइए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1946 के अंतरिम सरकार के संबंध में जो इनमें से सही नहीं है वो है जवाहरलाल नेहरू ने विदेश मंत्रालय तथा राष्ट्रमंडल से संबंधित मंत्रालय अपने पास रखा। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर है और गलत ये है ऑप्शंस में, क्योंकि डॉक्टर जॉन मथाई के पास उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय था और भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे और लियाकत अली खान भी वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने विदेश मंत्रालय तथा राष्ट्रमंडल से संबंधित मंत्रालय अपने पास रखा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में पाकिस्तान की संविधान सभा के निर्माण के बाद भारत के संविधान सभा की सदस्यता 389 से घटकर कितनी हो गई थी, 299 हो गई थी। संविधान सभा में प्रांतों के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो ये बताना है संविधान सभा में प्रांतों के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है
वो है ऑप्शन डी 292 थी। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली तथा 2 स्वतंत्र डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान बनाए गए जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से स्वतंत्र थे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 12 या ऑप्शन बी 13 या ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 9। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संविधान सभा की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है, और यह कमेटी कब स्थापित की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि भारत एक संघ है? तो बताइए इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, केंद्र के भीतर अवशिष्ट शक्तियां एवं वाचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष शब्द को भारत के संविधान में डाला गया था। तो बताइए पंथ निरपेक्ष शब्द को भारत के संविधान में डाला गया था, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन या ऑप्शन बी 46वें संविधान संशोधन द्वारा या ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा या ऑप्शन डी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 46वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारत के संविधान में डाला गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है और बिल्कुल अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता इन तीनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किसके द्वारा घोषित और अंगीकार किया गया था? तो बताइए इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत के लोग। संविधान भारत के लोगों द्वारा घोषित और अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय स्वरूप की सबसे आवश्यक विशेषता है? तो बताइए सरकार के संसदीय स्वरूप की आवश्यक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए संसद की संप्रभुता या ऑप्शन बी लिखित संविधान या ऑप्शन सी कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही या ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संसद की संप्रभुता। ठीक है, तो सरकार के संसदीय स्वरूप की सबसे आवश्यक विशेषता क्या है? संसद की संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए शक्तियों का केंद्रीयकरण या बी शक्तियों का संतुलन या ऑप्शन सी शक्तियों का पृथक्करण या ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति शासन जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। भारत के संविधान में संघ की अवधारणा को किस देश के संविधान से उधार लिया था? ठीक है, भारत के संविधान में संघ की अवधारणा को किस देश के संविधान से उधार लिया था? तो बताइए इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश में सरकार की संघीय व्यवस्था है? ऑप्शन ए क्यूबा या ऑप्शन बी बेल्जियम या ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए क्यूबा। ठीक है, क्यूबा में सरकार की संघीय व्यवस्था है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को किसके तहत भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया था? ऑप्शन ए 39वें संविधान संशोधन या ऑप्शन बी 40वें संविधान संशोधन या ऑप्शन सी 36वें संविधान संशोधन, आगे ऑप्शन शायद नीचे देख लेते हैं, या ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य बनाने की शक्ति निहित है। तो बताइए किसमें एक राज्य बनाने की शक्ति निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति या ऑप्शन बी संसद मंत्री या ऑप्शन सी परिषद, ऑप्शन डी राज्य का पुनर्गठन। तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक नया राज्य बनाने की शक्ति संसद मंत्री में निहित है। ठीक है,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 के तहत भारत के क्षेत्र में शामिल है। तो बताइए इनमें से क्या अनुच्छेद 1 के तहत भारत के क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन ए राज्यों के क्षेत्र, या ऑप्शन बी केंद्र शासित प्रदेश, या ऑप्शन सी सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जा सकने वाले क्षेत्र, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 1 के तहत भारत के क्षेत्र में जो शामिल है वो है राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जा सकने वाले क्षेत्र। और ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन अनुच्छेद 1 के तहत भारत के क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में मुख्य आयुक्त प्रांतों में से कौन सा हिस्सा शामिल नहीं था। तो बताइए संविधान सभा में मुख्य आयुक्त प्रांतों में से कौन सा हिस्सा शामिल नहीं था। ऑप्शन ए दिल्ली, या ऑप्शन बी बंगाल, या ऑप्शन सी अजमेर, या ऑप्शन डी इस्लामाबाद। तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इस्लामाबाद। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, 1946 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी। तो बताइए कितनी सीटें जीती थी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1946 के चुनाव में कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है। तो बताइए आधुनिक मनु किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन डी एम.एन. रॉय। तो बताइए इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी की दास्तां कहा था। तो बताइए किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी की दास्तां कहा था। तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है भारत अधिनियम 1935। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो बताइए इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी HSSC में हुए एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता के विषय में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। तो बताइए इनमें से कौन सी विशेषता सही है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पूरे भारत की एकल नागरिकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया है। तो बताइए इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए भारत, या ऑप्शन बी कनाडा, या ऑप्शन सी USA, या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, USA में दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान गणतंत्र है क्योंकि यह एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता है। ऑप्शन बी वयस्क मताधिकार देता है, या ऑप्शन सी अधिकारों का एक बिल शामिल है, या ऑप्शन डी कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। तो बताइए इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत का संविधान गणतंत्र है क्योंकि यह कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने दी थी। तो बताइए लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने दी थी। तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले USA ने दी थी। ठीक है, तो किसने दी थी लिखित संविधान की अवधारणा, USA ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकायुक्त और लोकपाल का पद किस पर आधारित है। तो बताइए भारत में लोकायुक्त और लोकपाल का पद किस पर आधारित है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्कैंडिनेविया में लोकपाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य के मुखिया को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए जम्मू और कश्मीर राज्य के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है।
ऑप्शन ए सरदार आजम, या ऑप्शन बी सरदार ए रियासत, या ऑप्शन सी वजीर ए रियासत, या ऑप्शन डी वजीर ए आजम। तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सरदार ए रियासत। ठीक है, वो है ऑप्शन सी। जम्मू और कश्मीर राज्य के मुखिया को सामान्यतः सरदार ए रियासत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में नागरिकता के अधिकारों की रक्षा करता है? तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय भारत में नागरिकता के अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन है, तो बताइए इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या ऑप्शन बी मूल अधिकार, या ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, या ऑप्शन डी संवैधानिक अधिकार। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ शब्द से क्या अभिप्राय है? तो इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शक्तियों का आपस में मिलना, या ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन, या ऑप्शन सी शक्तियों का एकीकरण, या ऑप्शन डी शक्तियों का पृथक्करण। तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शक्तियों का विभाजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो बताइए इनमें से किसमें संघ की कार्यकारी शक्ति निहित होती है? ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, या ऑप्शन बी केंद्रीय परिषद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, तो किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो बताइए संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 80, या अनुच्छेद ऑप्शन बी अनुच्छेद 79, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 82, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 77। तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति लोकसभा द्वारा गठित की जाती है लेकिन इसमें सदस्य राज्यसभा के होते हैं? तो बताइए कौन सी समिति है जो लोकसभा द्वारा गठित की जाती है लेकिन उसमें सदस्य किसके होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। तो बताइए इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति को गठित लोकसभा करती है लेकिन इसमें सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा ए आंसर करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के आदेशों तथा निर्णय को समीक्षा करने की अनुमति देता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 137। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के आदेशों तथा निर्णय को समीक्षा करने की अनुमति देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो बताइए इनमें से भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो देखिए जो भारतीय संविधान का संरक्षण है वो है सर्वोच्च न्यायालय। तो इस ऑप्शन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले लोकायुक्त व लोकपाल अधिनियम किस राज्य में पारित किया गया? तो बताइए सबसे पहले लोकायुक्त व लोकपाल अधिनियम किस राज्य में पारित किया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, या ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन सी कर्नाटक, या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उड़ीसा। तो सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित उड़ीसा में किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग किसकी सिफारिश पर लागू किया गया? तो बताइए इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गोरवाला की रिपोर्ट पर, या ऑप्शन बी राष्ट्रीय योजना की रिपोर्ट, या ऑप्शन सी सलाहकार योजना आयोग, या ऑप्शन डी संविधान सभा। तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सलाहकार योजना आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल बिल कब लागू हुआ? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लोकपाल कौन है? तो बताइए इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए पिनाकी चंद्र घोष, या ऑप्शन बी के वेणुगोपाल, या ऑप्शन सी शरद कुमार, या ऑप्शन डी रघुराम राजन।
तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत का पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष है। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी, तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि पहले के बारे में आपसे बहुत बार क्योंकि जितनी भी पहली चीज़ है उनके बारे में आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।